हेलो। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं टॉक्सिक लाइफ ऑफ अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पे। ये एक वीडियो है जो किसी एम्प्लॉय ने बनाई है अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, अपने कॉर्पोरेट लाइफ को लेके, जब वो रिजाइन कर रहा था। और ऐसे ही मतलब क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट में बंदे हैं ना, वो बहुत चीज ऐसे सहते हैं और कई चीजें जो बाहर नहीं आती। जैसे अभी तुमने देखा होगा, ओला के फाउंडर की एक कंपनी है जिसके एक बंदे ने सुसाइड कर लिया है। तुम हर जगह न्यूज़ में देखोगे ऐसा हुआ है। और उससे पहले तुम देखोगे ओला का जो फाउंडर था, जो भावेश अग्रवाल है, भावेश अग्रवाल, या शायद मेरे को नाम पता नहीं है, किसी और का ही फाउंडर हो सकता है। हाँ, तो भावेश अग्रवाल ने किसी पॉडकास्ट में बोला था कि हाँ, 8 घंटे काम करना, नहीं 8 नहीं, 80 घंटे काम करना हफ्ते में तो नॉर्मल होता है। ये सब बोल देते हैं एम्प्लॉय, मतलब पॉडकास्ट में जाके अपनी ऐसी टोर बढ़ाने के लिए। इन्फोसिस के फाउंडर ने बोला था कि 70 घंटे हफ्ते में काम करना तो नॉर्मल चीज है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो सारा प्रेशर जो होता है, जो एक फाउंडर की एक्सपेक्टेशन है कि 70 घंटे काम करना है, वो एम्प्लॉय पे ट्रांसफर होती है। और वो जब एम्प्लॉय फटता है तो यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनते हैं। तो वही हम आज रिएक्ट करने वाले हैं, बिना किसी देरी के हुए शुरू करते हैं। लेट्स एक्शन, मेरे को वीडियो चलाने दो, गो। और इसकी क्वालिटी एक बार चेक सेट कर लें ये तो। जगह देखने में अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या कमाल का आर्किटेक्चर लगता हुआ ये छोटे छोटे शहरों से निकलकर यहाँ पर आते हैं इन बड़ी बड़ी कांच की इमारतों में काम करने। तब हाँ, कहीं जाके ये हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन पाती है। 4-4 5-5 घंटे तक प्रोडक्शन फ्लोर पे ताले मार दिए जाते हैं। फिजिकली मेंटली अब्यूज किया जाता था, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन होता था, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन होता था। मेरे दिल में जितनी बात थी जो मैं किसी को नहीं बता पाता था, वो सारी बातें बताई। आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। जिंदगी गवा दी उसके फादर अरे ने। भाई, इंट्रोडक्शन में वो बड़ा अजीब लगता है ऐसे वीडियोस का। हटाओ यार इसको, क्योंकि सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स उठा के। हाँ, बहुत बट इसकी एक खास वजह है। यहाँ पे सबकी शुरुआत हुई थी। ये कंसेंट्रिक्स इंडिया, ये है बिल्डिंग 6, सामने है बिल्डिंग 14। आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, शायद आप बहुत परेशान होंगे इस बात को सोच के कि मुझे यहाँ वापस आना पड़ रहा है। बट जब आप इसका रीज़न सुनेंगे, अभी मुझे अंदर जाना है ऑफिस में, मैं अरे थोड़ा भाई, नर्वस कट क्यों लगा रहा हूँ। भाई इतने? इसका रीजन सुनोगे? सुना दो भाई, क्या मेरे रीजन दिल में था? बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं दिल से बताना चाहता हूँ आप सबको। मुझे समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कैसे करूँ। खींचती है आपको, ये शहर बुलाता है आपको। क्या कमाल का आर्किटेक्चर लगता होगा ये। खाली पार्क, ये ऊंची 17-17 माले की इमारतें, बहुत खूबसूरत लगता है ना देखने में। क्या ये किसी एक बंदे की मेहनत है? नहीं, हमारे जैसे न जाने कितने हज़ारों लाखों लोग रोज़ घर से निकलते हैं, सुबह दिन रात मेहनत करते हैं, 10-10 12-12 घंटे एक ही डेस्क पे बैठे रहते हैं, आंखें गड़ा के मॉनिटर पे, पूरी दिल से शिद्दत से मेहनत करते हैं, पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इनके जैसे, हमारे आपके जैसे हज़ारों लोग गालियाँ खाते हैं क्लाइंट से, एक बेहतर कस्टमर सर्विस देते हैं, अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ। मैं नॉर्मल अपनी लाइफ की बात बताता हूँ। आज तक मैंने किसी भी क्लाइंट को गाली देते हुए तो नहीं सुना, क्योंकि उनको भी प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट का जो एकदम फाउंडर है वही बात कर रहा होता है आपकी कंपनी से या फिर आपके एम्प्लॉयज से। उसका भी कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ही होता है जो आपसे बात कर रहा होता है, और वो भी एक कॉर्पोरेट का एम्प्लॉई है, तो वो आपको गाली नहीं देगा। मेनली जनरली बता रहा हूँ मैं। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं वो कॉन्सेंट्रिक्स ने पैसे दे रखे हैं ये सब बोलने के। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ क्या होता है। ओवर टाइम करते हैं, ओवर बर्डन हो जाते हैं, न जाने कितने एक्स्ट्रा टास्क आप उन्हें असाइन कर देते हो। तब कहीं जाके ये आर्किटेक्चर बन पाता है जो आप देख रहे हैं, जिसमें जी भर के एक्सप्लॉयटेशन की जाती है और बदले में आपको क्या दिया जाता है? गाली। धिक्कारते हैं आपकी लाइफ को। न जाने कितने लोग, कितने हज़ारों लाखों लोग छोटे से गाँवों से, कस्बों से, छोटे छोटे शहरों से निकल कर यहाँ पर आते हैं इन बड़ी बड़ी कांच की इमारतों में काम करने, इस उम्मीद के साथ कि अभी जिस भी हालात में वो हैं, वो अपने आप को अपने पता है, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है, जो मेरे दोस्त भी हैं, कॉन्सेंट्रिक्स, टेली परफॉर्मेंस, ऐसे कई कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जिनको एक टारगेट मीट ना करने पे ना लोग सही में वर्बली अब्यूज करने लग जाते हैं। समझ रहे हो? तुम नॉर्मल ऑफिस जा रहे हो, तुमसे कोई टास्क पूरा नहीं हुआ तो ऐसा होता है, क्योंकि उनको भी जैसा नॉर्मल एम्प्लॉई है, उसके ऊपर टीम लीडर, उसके ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर डायरेक्टर है, उसके ऊपर और मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर भी 3-4 लोग हैं जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, फिर वो सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो? तो ऊपर से हल्का सा ही प्रेशर आएगा ना, तो वो नीचे ट्रांसफर होता जाएगा कि इतनी सेल्स क्यों नहीं आई, फिर वो बोलेंगे इतनी सेल्स क्यों नहीं आई, इतनी सेल्स क्यों नहीं आई। तो यही होता है कि अगर
क्या बोलूं मैं, क्योंकि ना सबके पास सबको पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक एक्सपेक्टेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है सही है, क्योंकि ना वो खुद ही सोचने की बात है। तुम खुद सोचो कि तुम्हारे हिसाब से सही है कि नहीं है। एक बंदा है, उसको कंपनी मान लो 40,000 रुपए दे रही है पर मंथ, ठीक है? तो एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें फ्री में बिठाया हुआ है। अब वो एक्सपेक्टेशन रखती है सबसे पहले। अब एक्सपेक्टेशन ऐसी भी हो सकती है कि उसके ऊपर वाले को जैसा लग रहा हो वैसी एक्सपेक्टेशन रियल हो ही ना। वो सोच रहा हो कि महीने में ये बंदा जिसको मैंने 40,000 रुपए दिए हैं, ये कंपनी का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करवा देगा, ठीक है? और ऐसा होता है कि कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट अगर किसी को 40,000 मिल रहे हैं तो मिलता ही है कंपनी को, मेनली। फिर उसके ऊपर का एम्प्लॉय मान लो सोच रहा है दूसरे केस में कि इस बंदे से मेरे को 10 लाख का निकालना है। समझ रहे हो, एक एक्सपेक्टेशन है, ओवर एक्सपेक्ट कर लिया। नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है कि सबके पेरेंट्स ने एक ना एक बार तो किसी के बारे में सोचा ही है ना कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। सब नहीं कर सकते, सब उतना बर्डन नहीं सह सकते, सब हर चीज नहीं कर सकते, सब स्पोर्ट्स में नंबर वन नहीं हो सकते। समझ रहे हो वे यार, राइट यहाँ से हाँ। तो वही ऐसे ही सारे एम्प्लॉयज एक जैसे नहीं हो सकते, और एक जैसे वीक है। कई बार ऐसे ओवर एक्सपेक्टेशन भी होती है कि क्या बोलते हैं, अगर तुमने किसी को 40,000 दिए हैं और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 10 लाख की सेल लाएगा तुम्हारे एक घटिया से प्रोडक्ट की, तो वो ऐसा नहीं होगा। या फिर वो एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा कस्टमर सर्विस में काम कर लेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो ये जो कितने 20 से 40 हजार की जॉब्स होती हैं, उसमें तुम ऐसा नहीं बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोगों को ला रहे हो। तुम ऐसे ही नॉर्मल कॉलेजेस जहाँ पे कोई कंपनी जाती नहीं है वहां के बच्चे उठा के ला रहे हो, और उसके बाद उन बच्चों से नॉर्मल हल्की सी ट्रेनिंग दे रहे हो और उसके बाद काम करवा रहे हो। अब तुम उतने से ट्रेंड बंदों को, जिनको तुमने मान लो 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग दे दी सेल्स की, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी वो पूरी कंपनी थोड़ी चला देगा? तो यही होता है जिसकी वजह से ये बर्डन बनता रहता है, और फिर जब बंदे फटते हैं तो ऐसी वीडियोस बनती हैं। परिवार को, अपने घर वालों को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। मगर उन कितने लोग हैं जिनकी सच्चाई बदलती है, कितने लोग हैं जिनके हालात बदलते हैं, किसी की सच्चाई नहीं बदलती यहाँ पर। कितने लोग हैं जो ये सोच के आते हैं कि यहाँ पर अपनी ज़िंदगी सेटल कर लेंगे, नहीं कर पाते। ये नहीं कर पाते। ये सच्चाई बहुत बहुत झूठी है ये। आप 10-10 घंटे डेस्क पे बैठे रहते हो इस उम्मीद में कि एक दिन आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आप घर जैसी बेसिक फैसिलिटी ले पाएंगे, एक गाड़ी जैसी बेसिक फैसिलिटी ले पाएंगे, आपको एक अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, आपके जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आप एक अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाओगे। अपना गाँव छोड़ के आते हैं, घर छोड़ के आते हैं, छोटे छोटे कस्बों से निकल कर आते हैं, दिन दिन भर अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक साथ 4-4 5-5 क्लाइंट्स हैंडल करते हैं। तब कहीं जाके ये हज़ारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन पाती है। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है हमें। हर एक इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, किसी भी एज में हो, चाहे 20 साल की एज में, चाहे 22 साल की या 30 साल की एज में, कितनी बेसिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं यहाँ पर कि 8 घंटे 9 घंटे आप उस टेबल पे बैठ के काम करेंगे और आपको उसके बदले आपकी सैलरी दे दी जाएगी टाइम पर। जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं आपको वो दी जाएगी। मगर होता क्या है? एक्सप्लॉइटेशन। बेकारते हैं आपकी ज़िंदगी को, गाली देते हैं, आपको इतना डरा के रखा जाता है यहाँ पे जैसे यहाँ आप। देखो मैं नॉर्मल बात कर लेता हूँ, हर कंपनी ऐसा नहीं करती। मैंने मोस्टली ये जो सेल्स वाली कंपनी, कस्टमर सर्विस वाली कंपनी होती है, उन्हीं से सुना है, क्योंकि उन्हीं को बहुत ज़्यादा टारगेट दिए जाते हैं और उन्हीं के एम्प्लॉयज तुम देखोगे। मैं नहीं बोल रहा, मैं नाम भी नहीं बता रहा कंपनी कौन सी है, पर तुम इसके आई कार्ड पे देख सकते हो कौन सी कंपनी है। समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को केस नहीं चाहिए, और ये कंपनी बहुत ही बड़ा बड़ा केस मारती है, मैंने सुना हुआ है लोगों से। जो भी यूट्यूब पे होते हैं इनके नाम से टाइटल भी डाल देते हैं, उनके ऊपर केस होता है और उनकी वीडियो खुद ही गायब हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है? तो यही होता ही है कि उन्होंने देखो मैं नॉर्मल कंपनीज की बात कर लेता हूँ। तुम्हें 9 घंटे बोले हैं, मैक्स टू मैक्स 10 घंटे बिठाएंगे और तुम्हें जो मंथली सैलरी होगी वो मिल जाएगी। पर अभी कई केस में हुआ, जैसे शायद बायजूस में ऐसा हुआ था कि एम्प्लॉयज की 6-6 महीने की सैलरी रुकी हुई है। समझ रहे हो, मतलब 6 महीने किसी एम्प्लॉय ने बिना पैसे के काम किया है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, वो जो एम्प्लॉय है जिसने 6 महीने बिना सैलरी के काम किया है, वो बहुत ही स्किल्ड एम्प्लॉय होगा? नहीं, क्योंकि मेरे को याद है जब ऐसे बूम चल रहा था, सारी टेक जो एडटेक की प्लेटफॉर्म थी, उनको पैसे पे पैसे मिल रहे हैं, फाउंडर पैसे पे पैसे दे रहा है, उनको पैसे मिले जा रहे हैं, तो मेरे को एड्स आती थी यूट्यूब पे बायजूस के बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की, और उनकी सैलरी शुरू हो रही थी अराउंड 10 लाख से। समझ रहे हो,
इंडिया में मैं बता देता हूँ, नॉर्मल आदमी करीब कितना 25,000 महीने की कमाते हो, और 10 LP कितने हो गई, अराउंड 80,000 रुपीज पर मंथ। वो उसमें क्या बोलते हैं, तुम स्टॉक्स वगैरह हटा दो, अब तो वैसे भी स्टॉक्स के कोई फायदे रह नहीं गए, बायजूस उठता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेस कर देते हैं। अब तुम्हें 10 लाख दे रहे हैं वो, और बहुत ही ज्यादा लोगों को हायर किया था। मैं जितने लोगों से मिला हूं ना, जिन्होंने अप्लाई किया था और उनकी बेसिक इंग्लिश थी, उन्होंने मतलब 12वीं क्लास पास कर ली थी, 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन पास कर ली थी, सबका हो गया था उस टाइम पे। अब वो काम नहीं कर रहे क्योंकि बायजूस पूरा लुट चुका है, उनके सारे एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया गया है। तो यही होता है। तुम अब क्या बोलोगे तुम्हें इस केस में? अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, आपको ख़रीदा गया है। हायर करते हुए आपको प्रोसेस की कोई भी डिटेल नहीं दी जाती, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता यहाँ पर। आप हायर करते हुए जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको लगे हाँ ठीक है साइन कर देता हूँ, उसके बाद आपको ना ऐसे बोला जाता है कि अगर आपने, देखो जैसे मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक बार क्या हुआ ही है, मेरे को बोला गया था, मैंने नॉर्मल गुड़गांव के ऑफिस में ज्वाइन किया था एक कंपनी के लिए, और उस कंपनी ने, नाम नहीं ले रहा, नॉर्मल सी बात है, उस कंपनी ने मेरे को बोला कि तुम, हाँ, मैं बढ़िया गुड़गांव में काम कर रहा था, मेरा एक प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट मैंने थोड़े दिन काम किया, फिर उन्होंने मेरे से पूछा मुंबई आओगे? मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मैंने इस कंपनी के लिए इस लोकेशन के लिए साइन किया, मेरे को ये लोकेशन असाइन हुई है, मैं क्यों जाऊँ मुंबई? मेरा घर यहीं पे है, मैं क्यों जाऊँ मुंबई? यहाँ पे उनका ऑफिस है, क्यों जाऊँ मैं मुंबई? फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला कि तो तुम इस प्रोजेक्ट में अभी काम नहीं कर सकते, 3-4 महीने हुए थे मेरे को उस प्रोजेक्ट में, तुम कोई और प्रोजेक्ट ढूंढ लो, और मेरे को वापस बेंच पे रख दिया। ठीक है, फिर मैंने दूसरे प्रोजेक्ट को ढूंढा। फिर उन्होंने बोला कि तुम बैंगलोर आना चाहते हो, कि ये प्रोजेक्ट हमारे बैंगलोर बेस पे है, तुम बैंगलोर आना चाहते हो? मैंने बोला नहीं, और मेरे को वो लोकेशन असाइन हो गई। समझ रहे हो, मैं सीधा नहीं बोला था, उसके बाद भी मेरे को लोकेशन असाइन हो गई। अब क्या होता है, मेरी बात होती है उसके बाद एचआर से, और एचआर वाले ना, मेरे को तब से उन पे बहुत गुस्सा आता है। समझ रहे हो, एचआर की शक्ल देखनी मेरे को अच्छी नहीं लगती। मेरे कंपनी की जो एचआर है ना, उसकी शक्ल देखनी, मेरे को शक्ल देखती ही बोलना नहीं चाहता मैं, ठीक है। तो एचआर ने मेरे को बोला ना कि अगर आपको आना है बैंगलोर लोकेशन, तो आपको आना ही है, ऐसा नहीं है कि कोई चॉइस है आपके पास अब। या तो आप बैंगलोर लोकेशन आओ, या रिजाइन करके आप चले जाओ। और इस केसेस में रेजिग्नेशन आपको क्या होता है, तुरंत मिल जाएगी। आप रेजिग्नेशन का मेल डालोगे, अगले दिन आपको निकाल देंगे। पर बेस केस में क्या होता है, अगर आपने रेजिग्नेशन की मेल डाली है ना, तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है 30 से 90 दिन का, हर कंपनी में होता है नोटिस पीरियड। पर अगर आपने इस केस में कि आपने प्रोजेक्ट नहीं लिया, ऐसे कोई चीज अलाउ नहीं कर रहे हो, तब एचआर वाले आपकी रेजिग्नेशन मेल को तुरंत तुरंत, चलो हाँ ठीक है जाओ। अजीब चीज नहीं है? तो यही होता ही है, कई कई चीज होती है। अब क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें भी पैसे कमाने हैं। तुम आ जाओगे उनकी बताई हुई लोकेशन में, हाँ हाँ ठीक है। नॉर्मल एम्प्लॉयज ना, जैसे ऐसे हैं कि हम, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा टीम लीड भी एम्प्लॉय है, हमारे साथ जो भी रहते हैं वो सारे एम्प्लॉय हैं। तुम उन सब के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो, पर क्या बोलते हैं, और उनसे भी शेयर करोगे, क्या पता वो भी कभी किसी और को बोल दें। इसीलिए ना, हाँ, अजीब अजीब एनवायरनमेंट होता है कॉर्पोरेट का। और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहली पहले साल से ही इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है। समझ रहे हो, ये भाई भी जो है कितनी साल काम किया होगा कॉन्सेंट्रिक्स में, नाम नहीं लेना था मेरे को, हाँ, कॉन्सेंट्रिक्स में कितने ही साल काम किया होगा, उसके बाद भी फटा ना भाई। तो यही होता ही है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ही ज्यादा फटोगे अगली बार। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती किस तरीके का काम आपसे कराया जाएगा। होती है तो सिर्फ वर्बल इन्फॉर्मेशन कि हाँ हमें यहाँ बैठना है, क्लाइंट के साथ बात करनी है। एक ट्रेनिंग होती है आपकी, बेसिक ट्रेनिंग, 10 दिन की, 15 दिन की, 2 हफ्ते की, जिसमें कोई प्रोसेस नॉलेज नहीं दी जाती आपको खुश करने। देखो मैंने बोला था ना कि 2 हफ्ते में तुम ऐसा क्या सिखा लोगे कि क्या बोलते हैं, एक एम्प्लॉय को तुमने बहुत ही अच्छा ट्रेन कर दिया है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि 2 हफ्ते की प्रोसेस से तुमने इतना बढ़िया ट्रेन कर दिया एम्प्लॉय को कि वो बहुत हर कंपनी में जाके फोड़े गई। और या फिर क्या बोलते हैं, वो तो 10 लाख का काम कर ही सकता है, पर तुम एक्सपेक्ट करते हो 10 लाख का काम उससे, तो वो फटता है ऐसे। की भरपूर कोशिश की जाती है, आपको ट्रीट देंगे,
भरपूर ब्रेक्स देंगे ये। आपके इमोशंस को जीतने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आप जैसा खाना खाना चाहो वैसा खाना आपको दिया जाएगा। उन 15 से 20 दिनों में आपको गेम्स खिलाए जाएंगे। आपको इस बात का पूरा एहसास दिलाया जाएगा कि कंपनी कितनी एम्प्लॉय सेंट्रिक है, ये कितनी केयर करती है आपकी। आपकी जो बेसिक राइट्स हैं उसकी कितनी परवाह करती है। आपका खुश रहना इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 20-20 साल लोग यहाँ घिसते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, गालियाँ खाते रहते हैं, एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। इतना ओवरबर्डन कर दिया जाता है, लाइफ लगती ही नहीं है कि कोई पर्सनल लाइफ है। देखो इसीलिए मेरे को अपने दिल्ली वाले भाई लोग बहुत बढ़िया लगते हैं, दिल्ली हरियाणा की साइड वाले। अगर गाली नहीं खानी, समझ रहे हो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहे हो तुम, अगर एक गाली सुनोगे, उस चाहे किस कोई भी पोजीशन वाला गाली दे रहा है, मैं कह रहा हूँ उसी पॉइंट पे उसके 4 गाली सुनानी है। ठीक है, चाहे निकाल देंगे, निकल जाएंगे। पर अगर कोई इतना मतलब कर रहा है ना कि हाँ तुमसे काम भी नहीं करवा रहे, उसके बाद अगर काम नहीं कर पा रहे हो तुम गाली भी सुनोगे, ये वो बोल सकता है कि हाँ तुम उतना एफिशिएंट नहीं हो, तुम इतने प्रोडक्टिव नहीं हो। पर अगर जैसी ही गाली दे दी ना, 4 गाली और सुनानी है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर किसी दिन कोई भी बंदा मेरे ऑफिस में मेरे को उल्टा बोल दिया ना, मैं कह रहा हूँ उससे गंदी चीज सुनाऊंगा मैं उसको, और ऐसी चीज सुनाऊंगा जो उसने सुनी नहीं होगी आज तक। समझ रहे हो? पूरा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आप अपनी पूरी लाइफ इनको डेडिकेट कर दें। आप दुनिया में पैदा हुए हैं सिर्फ काम करने के लिए। इन एम्प्लॉयज़ के लिए ये पार्क बनाया गया है। 20,000 एम्प्लॉयज़ लगभग काम करते हैं यहाँ पर। इतने बड़े पार्क में आपको कितने एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं? ये नंबर प्लेट देखिए आप इन गाड़ियों की। कितनी गाड़ियाँ हैं जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो बेसिक फैसिलिटी, गाड़ी जैसी बेसिक फैसिलिटी। कितने लोगों के पास यहाँ पर अपना खुद का घर होगा। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो 15-15 साल, 20-20 साल डेडिकेट कर देते हैं अपनी जॉब्स को। जो जॉब वो कर रहे हैं उसको 15-15, 20-20 साल डेडिकेट कर देते हैं। कितने लोग ये बेसिक फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पाते हैं। इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं है। न जाने कितने माँ बाप उन लोगों की तरह दिन दिन पर मजदूरी करते हैं ताकि उनके बेटे, उनकी बेटियाँ पढ़ पाएँ, एजुकेट हो पाएँ और यहाँ पर आके एक रिस्पेक्टफुल जॉब कर पाएँ। शायद आपको लग रहा होगा कि मेरी खुद की फ्रस्ट्रेशन है जो मैं निकाल रहा हूँ। मैं जब यहाँ पर आया था 6 महीने, शुरुआत के 6 महीने की मेरी ड्रीम जॉब थी। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था। मुझे लगता था एक अच्छा पैकेज होगा, कुछ पैसे बचा पाऊँगा मैं, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई है ये अफोर्ड कर पाऊँगा। मगर आज 1.5 साल बाद ही अपनी पर्सनल सेविंग से 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आई एम स्टैंडिंग एट ज़ीरो। कोई 1 रुपया मैंने आज तक यहाँ से बचा नहीं पाया मैं। क्यों? पहली बात तो यहाँ आप जो काम करोगे उसके पूरे पैसे आपको कभी नहीं मिलेंगे। इनकी जान निकल जाती है वो पूरे पैसे आपको देने में। जो पैसे आप डिज़र्व करते हो, जो पैसे आपकी की गई मेहनत से कमाए जाते हैं, ये कंपनियाँ कमाती हैं। और आप जो सैलरी, कंपनसेशन, जो रिवॉर्ड डिज़र्व करते हो वो आपको कभी नहीं दिया जाता। दिया जाता तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, जॉब चली जाने की इनसिक्योरिटी, करियर ख़राब कर देने की धमकी। देखो मैं दोनों की साइड नहीं हूँ, मैं कंपनी की साइड नहीं हूँ, मैं इस बंदे की साइड नहीं हूँ। मैंने कंपनी को भी बहुत सुना है, अब इस बंदे की बारी। देखो, तो नॉर्मल एक बंदा कंपनी शुरू करता है, ठीक है, उसने अपने पैसे लगाए, उसने कंपनी शुरू की। सबसे पहले वो खुद ही क्लाइंट ढूंढता है, ठीक है, और पहले वो काम करता रहता है जब तक उसे इतने क्लाइंट नहीं मिल जाते कि उसे ऐसा लगने लग जाए कि अब मैं ओवरबर्डन हो रहा हूँ, ठीक है। तो वो दूसरा एम्प्लॉय हायर करता है। उसे वो क्लाइंट के पूरे पैसे नहीं देता, उसे क्लाइंट की मतलब मान लो वो क्लाइंट से कमा रहा होगा 1 लाख रुपए, वो क्लाइंट से लिए हुए पैसे पूरे, ऐसा नहीं, वो खुद नहीं चाहेगा, वो उसकी खुद की ऐसे कंजूस मेंटेलिटी कह लो, या फिर खुद के बारे में सोचना, ठीक है, नॉर्मल कि हाँ मैं क्लाइंट लाया हूँ, मैंने इतना साल काम किया है, मैं इसे पूरे पैसे क्यों दे दूं, ठीक है। तो वो उसका 1/4 या 1/5 पैसे उस बंदे को देगा, ठीक है। अब ऐसी कंपनी बढ़ती जाएगी, 2 से 4 लोग होंगे, 4 से 6 लोग होंगे, वो बंदा जो है वो को फाउंडर बन चुका है कंपनी का, और उसके नीचे जो आ रहे हैं उसको और कम परसेंटेज मिल रहा है, ठीक है, कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। और एंड में जो बंदा ऊपर है ना, सबसे टॉप पे, वो खुद भी सेल्फिश बनते जाता है कि क्या बोलते हैं, मैंने इतने साल दिए इस कंपनी को। नारायण मूर्ति जब बात करता है तो तुम्हें नहीं लगता कि क्या बोलते हैं ये पागल नहीं हो गया? पर उस बंदे के तुम आज से 20 साल पहले इंटरव्यू देखो, वो भी नॉर्मल इंसान लगता है तुम्हें, जिसने कंपनी शुरू की थी इन्फोसिस। 20 कितने साल हो गए हैं, 20-30 साल तो हो ही गए होंगे इन्फोसिस को। तो उसे भी तो ऐसे ही लगता है ना कि हाँ ठीक है, मैंने इतने साल दिए, मैं तो इतना एक्सपेक्ट करता ही हूँ। मैं तो क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे के पास 50 करोड़ के स्टॉक्स, 1000 करोड़ के स्टॉक्स जाएंगे तो जाने चाहिए वो, मैंने इतने साल दिए इस कंपनी को। पर वही उसकी
कंपनी में, इन्फोसिस में ही कोई 20 या 30 साल से काम कर रहा होगा, 2000 2000 में ज्वाइनिंग, 2002 में ज्वाइनिंग, ऐसी ज्वाइनिंग जिनकी हुई होगी, वो आज तक क्या बोलते हैं ढंग से सारी फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर वही नारायण मूर्ति जैसी उसका बच्चा पैदा होगा, या फिर कोई भी उसके नेबर्स, या नेबर्स कह रहा हूँ, उसके रिलेटिव्स, ठीक है, उसके सारे रिलेटिव्स वो सारी चीजें अफोर्ड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने ढंग से काम किया, और उसकी सेल्फिशनेस की वजह से उसके पास इतने पैसे हैं। ये बोला जाता है ना कि अगर कोई बंदा बहुत अमीर है, ऐसा नहीं है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसका मतलब है उसने बहुत लोगों को लूटा है। समझ रहे हो? कोई बंदा अपनी सिर्फ अपने दम पे इतना अमीर हो ही नहीं सकता। उसके अंडर जो भी काम कर रहे होंगे उसको उसका कट नहीं मिला, इसीलिए उसके पास इतने ज्यादा पैसे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि सबके पास इक्वली पैसे जमा कर दिए जाएं, उसको भी थोड़ा कट मिल लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके एंड एट द एंड ऑफ द डे उसकी एक इविल इमेज बनेगी। फिर क्या बोलते हैं, लोग पीआर करवाते हैं, जब पीआर करवाते हैं वो भी पकड़े जाते हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा फिर से। एक बहुत ही बढ़िया फाउंडर है, मैं अभिषेक, कोई क्या नाम था, अभिषेक कर एक गंजा सा था जो यूट्यूब शॉर्ट्स में आता रहता था, मैं नाम नहीं लूंगा पर लोग समझ जाएंगे, कमेंट में बताएंगे, उसकी तरह बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एक बहुत ही बढ़िया फाउंडर था, वो हर जगह बहुत ही छोटी सी गाड़ी में आता था। मेरे को आज तक लगता है कि वो बंदे ने बहुत पैसे खर्च किए पीआर में, ठीक है। मतलब किसी बंदे की बेसिक लाइफ की ये स्टोरी कैसे बाहर आ रही है कि देखो मेरी एक वाइफ थी, जो फॉरेनर थी, वो इंडिया नहीं आना चाहती थी, पर मैं देशभक्त था इसीलिए मैं इंडिया आ गया, पर और मैंने उसको छोड़ दिया। किसी की लाइफ की इतनी पर्सनल स्टोरी बाहर कैसे आ सकती है? कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मत मत ऐसे मतलब मत आना यार, मेरा भी दिमाग खराब होता है जब 10 लोग आके मेरे मेरे पॉइंट को काउंटर करते रहते हैं, और मेरे को अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। कई बार मेरे को एक एट द एंड ऑफ द डे मेरे को भी लगता है कि हाँ, शायद मैं गलत होऊंगा, पर जब मैंने इतनी पावर अपने आप को डिफेंड करने में डाल दी होती है ना, तो मैं अपने आप को डिफेंड करता रहता हूँ। ठीक है, मैं भी गलत होता हूँ कई बार, मैं भी इंसान हूँ। ओके, तो वही और क्या बोलते हैं नॉर्मल, क्या मुकेश अंबानी का बेटे का क्या नाम है, अनंत अंबानी, उसकी शादी, फिर उसने जो मुर्गे बचाए उसकी स्टोरी, उसके जू की स्टोरी, जो जू नहीं है वो है क्या, नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन पार्क, ऐसी चीजें वायरल होती हैं जिसपे बहुत ही तगड़ा पैसा खर्च किया गया पीआर पे। ठीक है, जो पैसे क्या बोलते हैं उन्होंने अपने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज के हिस्से से कट किए हैं, समझ रहे हो? उसको 10 मिलना चाहिए, उसे 1 मिला। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। तो वही इस पे 30 मिनट की वीडियो नहीं, इस पे नॉर्मल अगर 10 मिनट, 30 मिनट भी नहीं, 40 मिनट की वीडियो बना रखी है। इसमें अगर नॉर्मली एक बंदा कोई बैठ के मेरे को सब कुछ बताता ना कि हाँ मेरे साथ ये बुरा हुआ, वो मेरे को ज्यादा सही लगता है। ये बहुत ही ज्यादा खिंची हुई लग रही है, क्योंकि ना जब बंदा इमोशनली कुछ बोलना चालू करता है ना, तो बोलता जाता है, समझ रहे हो? इसीलिए तुमने देखा होगा कई लोग पी पा के बहुत चीज बोल देते हैं जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं बोलते। वही चांस है जब एड्रेनलिन रश मिल रहा होता है ना किसी चीज से, जब कान गर्म होने लगते हैं, कान लाल होने लगते हैं, तब जो चीज तुम करते हो ना, उसमें मजा बहुत आता है। कि क्या बोलते हैं, ये बंदे ने जब ये वीडियो अपलोड की होगी ना, तब जो इसे मजा आया होगा, क्या मजा आया होगा, मैं जान सकता हूँ कि हाँ अब तो मैं इसकी राज खोलूंगा, अब तो मैं छूट गया ना इसके चंगुल से, अब मैं इसकी राज खोलूंगा। तो और कहीं हाई क्या क्या ये, स्क्रीन हटाओ पहले तो, ये भी हटाओ। क्या, हाँ यहाँ पे है हाई, यहाँ देख लेते हैं क्या की बोलता जिंदगी है। जी है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से कि वो भी एक स्लेव लाइफ जिए। ये ना जस्टिफाइड है, ना जस्टिफाइड था, ना जिंदगी में कभी जस्टिफाइड रहेगा। देखो यार कैसे बोल रहे हो यार, ये स्लेव लाइफ नहीं है, तुम नहीं जानते स्लेव लाइफ क्या होती है। होगा, कई सेल्स वाली कंपनी में होगा, पर देखो कई कॉर्पोरेट कंपनी बहुत अच्छी होती है। और तुम्हें क्या लगता है जो किराने की दुकान खोल के बैठा है, नॉर्मल छोटी मोटी किराने की दुकान खोल के बैठा है, उसके दिमाग में स्ट्रेस नहीं है कि आज आज क्या बोलते हैं इतनी सेल्स नहीं हुई, आज एक और कॉर्पोरेट आ गई जो 10 मिनट में डिलीवरी कर रही है, जिसकी वजह से मेरे और 2 कस्टमर चले गए, अब वो घर बैठे सामान मंगवा ले रहे हैं, वो डिस्काउंट दे दे रहा है सामान पे, वो 35 का सामान 32 में दे दे रहा है जो मैं दे ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को खुद 32 का पड़ रहा है। उनके दिमाग में स्ट्रेस नहीं है,
समझ रहे हो? मैं तो रेंट भी नहीं निकाल पा रहा अपनी दुकान का। रेंट निकाल रहा हूँ तो रेंट के बाद करीब 5,000 बच रहे हैं महीने के। कई बार होता है ऐसे। तो तुम्हें क्या लगता है, सबकी लाइफ बहुत ही, ऐसा थोड़ी है कि बिना स्ट्रेस के चल रही है। सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि हर चीज बहुत महंगी हो चुकी है। बस जो ऊपर बैठे हुए कुछ लोग हैं ना, वही सब कुछ चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला कोई भी, मान लो तुम पेरेंट हो, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे? एक बच्चे को पढ़ाओगे, उसको कॉलेज भेजोगे, और उसके बाद ऐसा थोड़ी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या बोलते हैं, चलो अब ये कल एक कंपनी खोल के लाएगा हमारे सामने। क्योंकि एक कंपनी शुरू करने में, किसी स्टेज पे पहुंचने में भी बहुत पैसे लगते हैं। और उससे ऐसा भी नहीं है शुरुआत में ही फाउंडर को क्या बोलते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर मिल जाएंगे कि हाँ चलो अब पैसे उड़ाओ तुम हमारे। तो वही है। अगर आप ये सच्चाई से डरते हैं, अभी आप मुझे देख के कोस रहे होंगे शायद कि मैं ये सच बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी माँ ये सच्चाई एक्सेप्ट कर चुकी है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे आके कितना सच बोल रहा हूँ। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं, जो तकलीफ मुझे हो रही है उसके बारे में, मैं अगर नहीं बोल रहा तो वो परेशान होती है, अगर मैं उनसे बात नहीं करता तो वो परेशान होती है, अगर मैं अपने दिल की बात उन्हें नहीं बता पाता तो वो परेशान होती है। हर माँ बाप ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं आज शायद कुछ नहीं हूं, कल शायद कुछ हो जाऊंगा, और नहीं भी हो पाया तो क्यों मैं डरूं? मैं अपने 20 साल जो आगे के लाइफ के एंजॉय। हर माँ बाप ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे ने जो कॉलेज में गया है, उसके लिए उसने 4 लाख की एजुकेशन लोन लिया है। उसे वो कैसे ना कैसे करके चुकाना है। अगर नहीं चुका है तो उनके घर पे आ जाएंगे कल गुंडे। और वो गुंडे किसने हायर किए हुए हैं? उसी एक कॉर्पोरेट जाइंट ने। समझ रहे हो? उन्हें पता है कि क्या बोलते हैं, ऐसे बिना कहीं बैठे हुए कुछ नहीं किया जा सकता। कॉर्पोरेट एक और चीज बहुत बढ़िया करता है ना, चाहे वो तुमसे 10 घंटे काम कराए, 11 घंटे काम करवाए, वो तुमसे रोज काम करवाता है। समझ रहे हो? तुम कॉर्पोरेट में जाके चाहे कुछ ना करो, वो 10 घंटे तुम काम कर ही रहे होगे। 10 घंटे 9 घंटे तुम काम कर ही रहे होगे, तुम उससे छूट नहीं सकते। समझ रहे हो? वो तुम्हें एक, क्या बोलते हैं उसे, वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, प्रोडक्टिव बना देता है तुम्हें, बहुत ही अटेंटिव बना देता है। मेरे को अभी परफेक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, ठीक है? कि तुम्हें रोज वो 10 घंटे काम करने हैं। अगर तुम, मैं कह रहा हूँ, अगर तुम बिना किसी कॉर्पोरेट के बाद वाले घंटों में, ऐसा नहीं कि तुम उसके बाद वाले घंटों में बहुत बिजी हो जाते हो, तुम अगर वो घंटे निकाल के अपनी किसी साइड वाली चीज पे बहुत ध्यान देने लग जाओ ना, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने गिटार बजाना शुरू किया था बचपन में, ठीक है? उसने करीब 3 या 4 साल गिटार सीखा था। फिर उसने छोड़ दिया गिटार, उसको मतलब ठीक ठाक बजाना आ गया था, उसने छोड़ दिया गिटार बजाना, ठीक है? अभी 6 में थे जब ये बात हुई थी, मतलब उसने 10 तक गिटार सीखा था। 11 12 में वही पेपर वगैरह की वजह से उसने गिटार बजाना छोड़ दिया। जब वो उसने कॉलेज खत्म करके वापस कॉर्पोरेट में गया, जब उसने देखा कि इतना स्ट्रेस होता है, उसने एक चीज चालू की। उस स्ट्रेस के बाद, उसमें बहुत ही फैन हूँ, मतलब अपने इन दोस्तों का मैं बहुत फैन होता हूँ जो क्या कहते हैं ऐसे काम कर लेते हैं। उसने उस कंपनी के काम करने के बाद घर आता था, वो अपनी गिटार प्रैक्टिस करता था, और उसने करीब 1.5 साल में वो कंपनी छोड़ दी। और मतलब 1.5 साल में, उसमें मान लो 2 महीने की उसकी नोटिस पीरियड थी, मतलब उसने 1 साल 4 महीने में वो कंपनी छोड़ दी, क्योंकि वो इनफ पैसे बना पा रहा था गिटार बजा के। इनफ मतलब वो, मेरी उससे बात हुई थी, उसने बोला था कि मैं जितना कंपनी से बना पा रहा हूँ उससे 1.5 गुना मैं क्या बोलते हैं नॉर्मल गिटार बजा के बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो कंपनी छोड़ रहा हूँ। तो वही तो, उसके लिए वो डेडिकेशन चाहिए थी, वो प्रोडक्टिव चाहिए थे उसे, वो टाइम जो उसे एंड में मिल रहा है उस पे भी काम करना होना चाहिए था। अब कोई बंदे आके नॉर्मल, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं, सुबह 10 बजे से ऑफिस है, 10 बजे ऑफिस पहुंचे, 7 बजे वहां से निकले, 8 बजे तक घर आए, 8 से 10 उन्होंने मान लो 1 घंटा पूरा खाने में निकाल दिया, ठीक है? बचे हुए 1 घंटे में उन्होंने 1 घंटा खाने में लगा दिया, 1 घंटा क्या, 1 घंटा नॉर्मल वो यूट्यूब स्क्रॉल करेंगे। मान लो किसी की भी बात नहीं हो रही घर वालों से, 10 से 20 मिनट उनकी घर वालों से बात हो गई। एंड में वो नॉर्मल सोने जाएंगे, सोने जाते समय 2 घंटे वो रील स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद वो अगले सुबह उठेंगे और सुबह उठ के मतलब नॉर्मल अपना सारा काम करने के बाद 1 घंटे रील स्क्रॉल करेंगे, वापस ऑफिस।
यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की लाइफ में। हम इंडिया की पूरी इकोनॉमी इसलिए चल रही है क्योंकि हमारी पूरी लेबर फोर्स बहुत ही सस्ती है। और मतलब देखो, यूएस में अगर एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं करीब $50,000। $50,000 मतलब 50 लाख रुपए, ठीक है। एक नॉर्मल जो कस्टमर सर्विस में एम्प्लॉय है, उसे उनके कस्टमर्स को आंसर करना है, ठीक है, उसको दे रहे हैं वो $50,000 मतलब 50 लाख रुपए। अब वही एम्प्लॉय की जगह अगर वो 3 एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं इंडिया से, सबको देते हैं 5-5 लाख रुपए साल के, ठीक है। वहां पे 50 लाख रुपए, यहाँ पे 5 लाख रुपए साल के दे रहे हैं, ठीक है। 3 एम्प्लॉय को 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो 3 एम्प्लॉय मिलके वो एक एम्प्लॉय का काम तो कर ही लेंगे, चाहे उनकी इंग्लिश खराब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको नाइट शिफ्ट में काम करना हो, वो 3 एम्प्लॉय मिलके उस एक एम्प्लॉय का काम कर लेंगे। समझ रहे हो? और हम इसी इनएफिशिएंसी को बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। ये जो मैंने पूरा चीज समझाया, तो मैं इसी को कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। और इंडिया की टॉप कंपनीज आज भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, जो फॉरेन की इनएफिशिएंसी पे आज पल रही है। तभी तो ये हो रहा है कि एआई आ रही है, तो आ रही है, एआई आ रहा है तो जॉब खा रहा है। किसकी जॉब खा रहा है? जो भी इनएफिशिएंसी से जॉब मिली थी इंडिया को, वो सारी जॉब खा रहा है। कस्टमर सर्विस की जॉब खा रहा है, उन सारी चीजों की जॉब खा रहा है। तो यही होता है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इक्वली हेट करता हूँ सबसे, इक्वली। ट्राई कर सकता हूँ, क्यों ना करूँ। आप इस हेडसेट की एक बार हालत देखो, इसमें कुशन्स भी नहीं होते और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-10 घंटे हम ये हेडसेट पहन के बैठे, 10 घंटे ये हेडसेट पहन के बैठे जिसमें कुशन्स तक नहीं है। जब आप इनसे कंप्लेन करेंगे तो ये कहेंगे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि आपको हेडसेट रिप्लेस करके दे दे। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, ये खूबसूरत लग रहा होगा। मैं फ़िलहाल अंदर आ चुका हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि मुझे देख के कोई मिलना चाहता है या नहीं, बस ये देखना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके हाथ में फोन नहीं दे रहा। तो भाई ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारा है। आप मुझे देख सकते हैं वहाँ पे। मुझे मिस करा आपने? देख सकते हैं आप, ये पहले भी आ चुके हैं। मिस करा आपने मुझे बहुत भाई, मैंने हमारा ब्लॉग देख लिया, तो मुझे जब भी आप मिस करें मेरा ब्लॉग देखें। वाह यार, बट मैंने आपको बहुत मिस किया, सच बोल के। मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कैसे हो आप? देखो, पूरे मतलब जो भी एम्प्लॉय होता है, हमेशा की क्या बोलते हैं, हाँ, अंदर फोन नहीं चला सकते, अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हाँ, जो भी क्लाइंट है उसने मना कर रहा है, क्लाइंट की सिक्योरिटी का सवाल है। एंड आखिरी दिन है, चलो भाई आज तो पूरा ऑफिस कवर होगा, आज पूरे ऑफिस में वीडियो नहीं। बड़ी दिक्कत है। तो मैं तो पहले मेरा एग्जिट हो चुका, तो आज जबरदस्ती घुस आया ऑफिस में। ये भाई गुड भाई। दोस्तों, जैसा कि आपने इनको पहले भी देखा होगा, नहीं देखा भाई, नहीं देखा। हाय जगन, सेम टू यू। क्या है बॉस? मैं मिस्टर बेनिटन और मैं हूँ हार्दिक सिंह। तो अभिषेक भाई और मैं सेम ही टीम में थे। इनका प्रमोशन हो गया बट मेरा नहीं हुआ। इनका भी प्रमोशन हो गया बट मेरा नहीं हुआ भाई। तो मैं इस बात को लेकर बिल्कुल खुश हूँ। कैसे हो? तो ये मेरे तो अभी वहाँ पे मेरी बात चल रही है, मेरा आके आईडी कार्ड वगैरह चेक करा गया है। तो अभी नीचे से गार्ड्स आए, उन्होंने मेरा कार्ड वार्ड चेक करा। कितनी अजीब बात है, मैं आज ये कार्ड सबमिट करने आया और मेरा लास्ट डे है। तो मुझे कल इन्होंने ईमेल करा था कि मैं अपने एसेट्स जमा करने आऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 4-5 लोगों से मिल लिया, बात कर रहा हूँ। तो अब ये मुझे वो भी नहीं करने दे रहे, ये कह रहे हैं कि एसेट्स जमा करो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। वाह। तो 1.5 साल में मैंने ये अचीव करा है अपनी कंपनी में। एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है कंसेंट्रिक्स इंडिया, आप नाम देखिए वहाँ पे, कंसेंट्रिक्स इंडिया बहुत ही एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है। एम्प्लॉय के फेवर में ही तरीके से जा रहा है, ये बात बहुत लोग बता नहीं पाते हैं। कैसे हो? ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। सेम चीज सेम चीज। क्या हाल है स्टार? तो खत्म हो गया भाई साहब। सच बोलने से देश आज़ाद हो जाते हैं। कई देशों को आज़ादी मिल गई गुलामी से, सच बोलने की वजह से। हेडसेट और ये बट पता नहीं वीडियो इतनी अटक क्यों रही है, पता नहीं। इसकी सही जगह ये जो बेल्ट है जो स्लेवरी की याद दिलाती रहती है, इसकी जो सही जगह है वो
इस इस डस्टबिन में है। आप हमेशा गुलाम नहीं रह सकते, एक ना एक दिन आएगा आपका जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। देखो पूरी वीडियो इसने मेरे को लग रहा है एक स्टेटमेंट बनाने के लिए किया है। देखो भाई, अगर तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है, समझ रहे हो? तुम्हारे साथ अगर इतनी हेरासमेंट हो रही है, एक दिमाग से खेल रहे हैं, तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और फिर अब्यूज कर रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है? इसने फुल ऑन वीडियो बना के दिखाई है। मैं मतलब इंस्पिरेशन तो है बंदा। ये एक स्टेटमेंट बनाने के लिए इसने एंड में आईडी कार्ड, कई लोग क्या करते हैं ना, आईडी कार्ड का जो पट्टा होता है वो उनको दे के आते हैं। जो नॉर्मली वहां पे काउंटर पे इसने सारे एसेट जमा किए, वहां पे आईडी कार्ड का पट्टा भी दे देते हैं कई लोग। इसने स्टेटमेंट बनाने के लिए वो आईडी कार्ड का पट्टा लिया और डस्टबिन में फेंका कि देखो ये करना है, अगर तुम्हें क्या बोलते हैं कोई टॉर्चर कर रहा है तो, मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो ये स्टेटमेंट बनाइए, समझ रहे हो? वो नॉर्मली दे सकता तो आईडी कार्ड का पट्टा नहीं दिया, क्यों? क्योंकि दिखाना है भाई कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो ऐसी स्टेटमेंट बनेगी, तुम्हारी इमेज को भी मैं हार्म पहुंचाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगा, समझ रहे हो? इसीलिए कहता हूँ मैं, जो अगर किसी ने एक गाली दी है तो तुम चार गाली सुनो। कि आपकी खुद की ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ की क्या वैल्यू है। जब वो दिन आएगा तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। नाइस वीडियो भाई, दैट्स ऑल आई हैव टू से। शाउट आउट टू हार्दिक सिंह भाई, ऐसी वीडियो बनाने के लिए जिसको देख के मजा आ गया भाई, सही बता रहा हूँ, मजा आ गया। गवर्नमेंट शुड क्रिएट लॉ फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय इन द कंपनी। हाँ, कई लॉज हैं पर फॉलो कितने हो रहे हैं? दिस गाय हैज द करेज टू स्पीक अगेंस्ट reality, still employees hesitate to put forward such situation around family and society who ready to bow down in the front of police, higher authority, no constitution right reserved for most citizens। बात यह है ना कि तब पहली बात वीडियो बना नहीं सकते, और जो वीडियो बना रहे हैं ना उन पे ये कंपनी की एक पूरी टीम होती है लॉयर्स की। वो आपको ऐसा केस मारेंगे ना कि आप बच के भाग ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये नहीं बोल सकते कि दिस गाय हैज द गट्स। कई लोगों के पास गट्स होते हैं पर फिर वो मिलते हैं आपको कोर्ट में। कोर्ट में जब आप 10 साल गुजार लोगे ना, फिर उसके बाद आपको कोई गट्स वट्स नहीं दिखते। I left my private job because of toxicity. Now I'm doing Zomato Swiggy and I'm happy with it. Also, I'm planning for a business। देखो, प्राइवेट जॉब इसने छोड़ी है, स्विगी जोमेटो पे नॉर्मल, अगर जोमेटो स्विगी लिखा है तो नॉर्मल डिलीवरी गाय होगा ये बंदा तो, या फिर क्या बोलते हैं एक किचन भी चला रहा होगा। तो मान लो इस ये भी अब क्या बोलते हैं, पहले 9-10 घंटे काम करता था, अब 10-12 घंटे काम कर रहा है, और हर घंटे के अप्रॉक्स एक बंदा जो डिलीवरी करता है उसको 90 से 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है? तो वो दिन पूरे दिन में काम कर रहा है तो उसे 1200 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है? और अब मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये तुम्हारी चॉइस हो गई फिर कि या तुम्हें कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जाके 18,000 कमाने हैं, जो नॉर्मल कॉल सेंटर की ज्वाइनिंग सैलरी होती है 18,000, वो कमाने हैं, या फिर स्विगी जोमेटो में लग के तुम्हें उनका 30,000 कमाने पर पूरे दिन काम करना है। मतलब सबका यही कहना है कि ओ अच्छा, बायजूस के बारे में भी लिखा है। आई हैव वर्कड विद बिग एमएनसीज इन गुड़गांव एंड आई स्वेयर यू आर स्पीकिंग माई हार्ट आउट। आई एम फ्रॉम कश्मीर and I was there to explore the toxic culture of these companies. I started with Concentrix, then uh, Teleperformance, AGs, Genpact, R1, RCM, Byju's, and Convergys. Trust me, I have taken shit out on them. I have taken shit out on them. I experienced exploiting employees to the peak, but what shocked me was that no one could speak up against this toxic culture। कैसे speak up करेगा कोई बंदा? क्योंकि इंडिया में ना रिप्लेसमेंट भी बहुत आसानी से मिलता है। अगर कोई स्पीक अप करे अगले दिन उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ ढूंढ के ले आएंगे। तुम क्या स्पीक अप के बारे में एट द एंड ऑफ द डे तुम उस कंपनी पे गिव अप कर सकते हो कि यार चलो छोड़ो भाई, मैं जा रहा हूँ ये कंपनी छोड़ के। क्या करोगे तुम उसके बाद? तुरंत बिजनेस शुरू करोगे? उसमें भी तुम्हारा शुरुआत में इतना लॉस होगा ना, क्योंकि तुमने देखा होगा कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं, सब कुछ गवा देते हैं, उनका क्या तुम्हें लगता है मेंटल स्ट्रेस कम होता होगा?
तुम्हें क्या लगता है जो नॉर्मल सिटी वगैरह में जो दुकान खोल के बैठे हैं, जिनका सारा धंधा भी जेप्टो वाले खा जा रहे हैं, उनको बहुत ही नॉर्मल फील होता होगा। उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता होगा कि क्या बोलते हैं, कोई कंपनी आई, एक बड़ी कॉर्पोरेट आई जिन्होंने हमारा भी धंधा खा लिया। वो बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं। मैं वो इन सब की कंडीशन, वन लाइक फॉर गिविंग ट्रुथ, वन कमेंट फॉर द करेज टू स्पीक हाउ, टू स्पीक विद द कंपनी आईडी कार्ड। हाँ, बात तो है, देखो, करे क्योंकि कंपनी ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मैंने जैसे पहले ही बताया, फुल ऑन इनकी एक टीम होती है लॉयर्स की, जो इस बंदे के पीछे लगे होंगे अभी। समझ रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, इस बंदे को छोड़ते नहीं है वो। फिर वो ले जाते हैं इनको कोर्ट। अब कोर्ट में इनसे ये वीडियो हटवाएंगे, या सबसे पहले तो उनके उसमें ही लिखा होता है, वीडियो हटाओ, एक सॉरी बोलो, और फिर हम नॉर्मल चलने देंगे। कई लोगों के साथ ऐसे हुआ है, यूट्यूब पे कई कंट्रोवर्सी हो रखी है। चाहे वो एक बार हिप हॉप में कंट्रोवर्सी हुई थी ना, रोहन कार्यापा वर्सेस हसल की, तो उसमें भी एट द एंड ऑफ द डे सॉरी तो बोलना ही पड़ा ना, कि सॉरी, माफ कर दो, मैं आपकी इंटेंशंस का फर्क नहीं पड़ा, मतलब मेरे को आपकी इंटेंशंस का पता नहीं था, आप तो हिप हॉप को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रहे हो, आपका शो तो बहुत बढ़िया है, ये सब बोल के सॉरी बोलना पड़ा ना एट द एंड किसी बंदे को। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अब कोई बंदा 10-10 साल तक जाके इन सारी चीजों में उलझे, उसे सबको रिप्लाई करना पड़े, मतलब हर हर महीने वो अपने बैंगलोर से उड़ के मुंबई है जहाँ पे उसका केस फाइल हुआ है। अब वो केस लड़े, मान लो मुंबई से बैंगलोर की फ्लाइट आती है 7,000 की, 14,000 आने जाने का खर्चा। चाहे उनका लॉयर आ भी नहीं रहा, फिर भी आपको आना है, अगली हियरिंग में आना है, उससे अगली हियरिंग में आना है। चाहे आपने कुछ नहीं भी किया, फिर भी आपके पैसे तो लग गए। कॉर्पोरेट का क्या हो रहा है, उसका तो हल्का सा प्रॉफिट कम हुआ है, उसके लिए 50,000 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। वो उस एम्प्लॉय को नहीं देते, वो ऐसी फालतू चीजों में खर्च कर देंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं यार। वही है, मैं तभी कहता हूँ कि कॉर्पोरेट को अपना घर मत बनाओ कभी। 9 घंटे बोला है, 9 घंटे के बाद अगर 1 मिनट भी रोकने बोल रहे हैं, पैसे दो। पैसे दे भाई, पैसे दे, हर चीज के पैसे मांगो, हर चीज के 1 मिनट कुछ करने के पैसे मांगो। ठीक है, और अगर नहीं दे रहे तो चुपचाप निकलो वहां से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। में काम करने, एग्जैक्टली, ये वीडियो इस खत्म उम्मीद करते के हैं। साथ कि बाय। क्या आ गया? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। बाय बाय।